नाउ वी डिस्कस अबाउट हाइपोस्टेसिस, पोस्टमार्टम लिविडिटी या फिर लीवर मोर्टिस। हाइपोस्टेसिस मुराद क्या है? ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुलिंग, जिस्म के अंदर ब्लड का उस जगह इकट्ठा हो जाना जो कि अनसपोर्टिव पार्ट ऑफ द बॉडी है, यानी कि उस जिस्म के उस हिस्से को किसी चीज़ से कोई सहारा नहीं है। अगर फॉर एग्जाम्पल बॉडी स्पाइन पोजीशन में लेटी हुई है तो ब्लड वहाँ पे इकट्ठा होगा जो हिस्सा यानी कि किसी टेबल से या ज़मीन से टच नहीं कर रहा। जिस तरह फॉर अगर स्पाइन पोजीशन में तो जो हाइपोस्टेसिस है वो बटक पे या स्कैपुलर रीजन के पास नहीं अपेयर होगा, उसके बाद जो सेंटर वाला रीजन है वहाँ पे हाइपोस्टेसिस अपेयर होगा। हाइपोस्टेसिस अपेयर यानी कि कितनी देर में होता है? ये डेथ के बाद, यानी जब सर्कुलेशन रुकती है तो उसके 1 से 3 घंटे के अंदर ये अपेयर होना स्टार्ट हो जाता होता है। 3 आवर्स के अंदर 1 to 3 आवर्स के अंदर अपेयर होना स्टार्ट हो जाता है। ये होता कैसे स्टार्ट? सबसे पहले तो ये पैचेस की फॉर्म में होता है, छोटे छोटे धब्बे अपेयर होते हैं, फिर उसके अलावा वो धब्बे बड़े होने लग जाते हैं और फिर वो सारे यूनाइट कर जाते हैं और एक बहुत बड़ा एरिया बना लेते होते हैं। 1 से 3 घंटे के अंदर पहले तो छोटे छोटे यानी कि पैचेस की फॉर्म में अपेयर होगा, फिर बाद में 3 से 6 घंटों के अंदर वो पैचेस बड़े हो जाएंगे। उसके बाद 6 से 8 घंटों के अंदर क्या होगा? वो फुली डेवलप हो जाएगा। इसके बाद ये जो हाइपोस्टेसिस ये कहाँ पे अपेयर नहीं होगा? वो जगह यानी कि जिस्म का वो हिस्सा जो किसी सरफेस के टच में है, ज़मीन है या फिर वो कोई स्टेबल है, किसी सरफेस के टच पे है तो वहाँ पे अपेयर नहीं होगा। अगर किसी इंसान ने घड़ी पहनी हुई है या बेल्ट है या ब्रेजर वगैरह की स्ट्रिप वगैरह है तो उस जगह भी हाइपोस्टेसिस नहीं होता। वहाँ पे एक फॉल्स अपीयरेंस आती होती है, यानी कि ब्रूज की शक्ल कहते हैं उसको, हम फॉल्स अपीयरेंस ऑफ ब्रूजेस कहते होते हैं। वहाँ पर हाइपोस्टेसिस अपेयर नहीं होती। अगर कोई बॉडी हैंगिंग हुई हुई है तो जो हाइपोस्टेसिस उसकी कहाँ पे अपेयर होगी? उसकी फीट पे होगी, फिंगर्स पे होंगे या फिर एक्सटर्नल यानी एक्सट्रीमिटीज़ ऑफ जेनिटेलिया पे हो सकती हैं, या फिर अगर फीमेल है तो उसके ब्रेस्ट पे अपेयर होगी। अगर कोई बॉडी ड्राउनिंग केस है यानी कि कोई पानी के अंदर है बॉडी, तो जो उसकी ये हाइपोस्टेसिस या तो पहले वो अपेयर नहीं होगी। अगर वो अपेयर हो भी जाती है तो कहाँ पे होगी? फ्रंट ऑफ द फेस होगी या फ्रंट साइड ऑफ द बॉडी पे अपेयर होगी। अगर बॉडी का यानी कि रुख जो है, मुंह है, वो पानी के अंदर है यानी कि उल्टी बॉडी पड़ी हुई है। इसके अलावा अगर मैं 1 से 3 घंटे से पहले अगर मैं बॉडी की पोजीशन को चेंज कर देता हूँ तो हाइपोस्टेसिस चेंज हो जाएगी। मगर अगर एक दफ़ा वो डेवलप हो गई है और फिर मैं बॉडी की पोजीशन अगर चेंज भी करता हूँ तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हाइपोस्टेसिस उसी जगह पे वो आएगी। हाइपोस्टेसिस का मकसद क्या होता है? इसकी मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस होती क्या है? कि हम हाइपोस्टेसिस को क्यों चेक करते होते हैं? ये इसके बारे में हम स्टडी क्यों करते होते हैं? इसकी मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस क्या है? सबसे पहले तो ये हमें क्या बताती है? पोजीशन ऑफ द बॉडी बताती है, यानी कि बॉडी को किस यानी कि पोजीशन के अंदर रखा गया था, डेड बॉडी को, पोजीशन ऑफ डेड बॉडी बताती है। दूसरा हमारे पास क्या बताते हैं? मोड ऑफ डेथ बताती होती है। ये मोड ऑफ डेथ हमें पता कैसे चलेगा? यानी कि इसकी यानी कि मौत हुई कैसे है? एफेक्सिया है या सिनकोप है, किस टाइप के यानी कि मोड ऑफ डेथ है वो हमें बताएगी। काज ऑफ डेथ हमें इससे पता लग सकती है, टाइम ऑफ डेथ हमें पता लग सकता है इससे। इससे हम एस्टीमेट लगाते होते हैं, यानी कि क्या क्या चीज़ें उसके अंदर टेक प्लेस हुई हैं। इसके अलावा यानी कि कुछ ये रिलायबल साइंस अपेयर करता होता है, उससे हमें पता लगता है कि डेथ की मेन रीज़न क्या थी। फॉर एग्जांपल अगर किसी इंसान को कोई ये पॉइजनिंग दी गई, ओपियम पॉइजनिंग हुई है, तो वहाँ पे यानी कि जो कलर ऑफ द ब्लड है किस तरह अपेयर होगा? हाइपोस्टेसिस किस कलर में अपेयर होगी? ऑलमोस्ट ब्लैक कलर में आएगी। अगर एफेक्सिया हुआ है तो यानी हाइपोस्टेसिस का कलर क्या होगा? ब्लूइश और पर्पल या ब्लूइश कलर में होगा। अगर किसी को कार्बन मोनोऑक्साइड या HCN पॉइजनिंग हुई है तो चेरी रेड या पिंक कलर के अंदर उसको हाइपोस्टेसिस अपेयर होगी। इसी तरह अगर किसी को हाइड्रोजन सल्फाइड दिया हुआ है तो उसकी हाइपोस्टेसिस किस कलर की होगी? ब्लूइश ग्रीन कलर की होगी। कार्बन मोनोऑक्साइड या HCN पॉइजनिंग है तो कौन सा कलर आएगा हमारे पास? चेरी रेड या फिर पिंक। अगर एफेक्सिया है तो उसके अंदर हमारे पास कौन सी आएगी? ब्लूइश, इंटेंस ब्लूइश एंड या पर्पल आएगा। इसी तरीके से अगर हमारे पास ओपियम पॉइजनिंग है तो उसके अंदर ऑलमोस्ट ब्लैक कलर पेयर होगा।
अगर हमारे पास किसी को यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड हुई है, पॉइजनिंग हुई है, दिया गया है, तो उसके अंदर क्या किस कलर की यानी कि हाइपोस्टेट अपीयर होगी, ब्लूइश ग्रीन कलर की। इससे हम अंदाज़ा लगाते होते हैं यानी कि काज ऑफ द डेथ, मोड ऑफ द डेथ क्या थी, किस वजह से इंसान के मौत हुई है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिगर मोर्टिस। रिगर मोर्टिस से मुराद क्या होता है, इसको क्या कहते होते हैं, पोस्टमार्टम रिजिडिटी। हमारे पास 3 टाइप के मोर्टिस होते हैं। मोर्टिस की कितनी टाइप्स होती हैं, 3। एक होता है हमारे पास रिगर मोर्टिस, मतलब स्टिफनिंग ऑफ द बॉडी, अल्गर मोर्टिस, लोअरिंग ऑफ टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, और तीसरा हमारे पास कौन सा आता है, लीवर से मौत क्या, हाइपोस्टेसिस वगैरह का पेड़ होना। ये 3 टाइप्स की मोर्टिस होती हैं, ये भी सवाल मुझसे पूछ लिया जाता है। इसके बाद हमारे पास क्या आता है, यानी कि जो पोस्टमार्टम रिजिडिटी हुई है, ये हुई कैसे है। सबसे पहले जब कोई डेथ टेक प्लेस होती है तो जो हमारे मसल्स हैं वो फ्लेसिड हो जाते हैं, यानी कि वो रिलैक्स हो जाते होते हैं। फिर हमारे पास यानी कि जो मसल्स हैं वो किससे बने हुए हैं, मसल फाइबर से बने हुए हैं। मसल फाइबर किससे बने हुए हैं, मायोफिब्रिल्स मायोफिब्रिल्स होते हैं उसके पास। तो मायोफिब्रिल्स के लिए 2 यानी कि एलिमेंट्स होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं जो कॉन्ट्रैक्शन वगैरह को टेक प्लेस करते हैं। एक हमारे पास मायोसिन होता है, दूसरा हमारे पास कौन सी होती है, एक्टिन होता है। एक्टिन और मायोसिन आपस में मिलके यानी कि मसल को कॉन्ट्रैक्ट करवाते हैं या रिलैक्स करवाते होते हैं। ये हमारे पास दिखाया हुआ है मायोसिन और एक्टिन। जहाँ मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ये दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते होते हैं, इस स्टेट में आ जाते हैं। मगर जब यानी कि कोई डेथ टेक प्लेस हो जाती है, अच्छा इनको पास लाने के लिए यानी कि कौन सी एनर्जी जो आती है वो किस फॉर्म में आती है, एटीपी के फॉर्म में आती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। मगर जब डेथ हो जाती है तो एडिनोसिन यानी ख़त्म होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की प्रोडक्शन भी बंद हो जाती है। और उसके अलावा ये जो अपीयरेंस आती है, जेल लाइक अपीयरेंस आती है मायोसिन और एक्टिन के दरमियान में, जिसकी वजह से स्टिफनिंग ऑफ द बॉडी टेक प्लेस हो जाती है। अगर ये एक दफ़ा टेक प्लेस हो गया तो इसके बाद यानी कि बॉडी हिल नहीं सकती। उसके अलावा यानी कि सॉफ्टनिंग उसमें ख़त्म हो जाती है। मगर अगर ज़्यादा फोर्स अप्लाई किया जाए तो इसको ख़त्म भी किया जा सकता होता है, यानी कि कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई की जाए। ये पेयर होती कैसे है, सबसे पहले यानी कि जो रिगर मोर्टिस स्टार्ट कहाँ से होता है, ये फेस से स्टार्ट होता है, फिर उसके अलावा अपर लिम्स में आता है और फिर लोअर लिम्स वगैरह की तरफ आता होता है, यानी कि स्टेप वाइज। सबसे पहले किस में होता है, फेस, फिर उसके बाद आता है हमारे पास अपर लिम, फिर हमारे पास क्या आता है लोअर लिम्ब वगैरह में ये अपीयर होता है। इसके बाद ये और कहाँ पे अपीयर होता है, फिंगर्स एंड टोस। फेस के अंदर कितनी देर में ये अपीयर होता है, 4 से 5 घंटों के अंदर। अपर लिम्ब में कितनी देर में अपीयर होता है, 5 से 7 घंटों के अंदर। फिर उसके बाद अगर लोअर लिम्ब की बात करें तो 7 से 9 घंटों के अंदर, नहीं बल्कि अपर लिम्ब के अंदर होता है 7 से 9 घंटों के अंदर, और लोअर लिम्ब के अंदर होता है 9 से 11 घंटों के अंदर। इसके बाद हमारे पास फिंगर्स और टोज में कितनी देर में पे होता है, 11 से 12 घंटों के अंदर। रिगर मोर्टिस को 12 और रिक्वायर्ड होते हैं टू अटेन फिर 12 घंटों तक ये सस्टेन करता है, फिर उससे अगले 12 घंटों के अंदर ये ख़त्म हो जाता है, फिनिश। पहले 12 घंटों के अंदर क्या करता है, अटेन होते हैं रिगर मोर्टिस, उसके अगले 12 घंटों के अंदर तक ये यानी कि 12 घंटे तक ये रहता है, फिर उसके 12 घंटों के बाद ये ख़त्म हो जाता है। इसको क्या कहते होते हैं, यानी कि 3 टाइप्स ऑफ, इसके अंदर 3 यानी कि चेंजेस टेक प्लेस होती है मसल के अंदर। पहले क्या कहते होते हैं, प्राइमरी रिलैक्सेशन, फिर हमारे पास सेकंड पे क्या आता है, रिगर मोर्टिस, और तीसरे नंबर हमारे पास क्या आता है, सेकेंडरी रिलैक्सेशन। प्राइमरी में क्या होता है, यानी कि जब कोई डेथ टेक प्लेस हुई तो सारे मसल फ्लैसिड हो गए, रिलैक्स हो गए। सेकेंडरी रिगर मोर्टिस में हमारे पास क्या होता है, सारे मसल स्टिफ हो गए। उसके बाद यानी कि 36 घंटों के बाद वो फिर से यानी कि बॉडी किस में चली गई, किस पोजीशन में चली गई, दोबारा मसल उसके रिलैक्स हो गए। यानी कि जो रिगर मोर्टिस है ये हर मसल्स के अंदर टेक है, चाहे वो वोलेंट्री है या इनवोलेंट्री है। सबसे पहले इनवोलेंट्री के ऊपर टेक प्लेस करता है, यानी कि ये इम्पैक्ट करता होता है सबसे पहले, यानी कि उनकी स्टिफनिंग स्टार्ट होती है, उसके बाद ये इनवोलेंट्री मसल्स के ऊपर इनका इम्पैक्ट होता है।
वो कौन से फैक्टर हैं जो कि लिवर मोर्टिस पे इफेक्ट, फैक्टर्स कौन से जो लिवर मोर्टिस को इफेक्ट करते होते हैं? सबसे पहले हमारे पास क्या आती है? एज फैक्टर आता है। एज फैक्टर में क्या होता है, बच्चे हैं या बूढ़े हैं उनके ऊपर सबसे पहले ये जो रिगर मोर्टिस है वो इम्पैक्ट करता होता है, और सबसे यानी कि जल्दी उसका ऑनसेट होगा और जल्दी ही वो ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा सेकंड पे कौन सी चीज़ आती है? काज ऑफ डेथ। काज ऑफ डेथ में क्या है, किसी की सडन डेथ हुई है तो लेट इसका ऑनसेट होगा और उसका लॉन्ग ड्यूरेशन होगा। लेट ऑनसेट और एंड लॉन्ग ड्यूरेशन है। इसी तरीके से अगर कोई क्रॉनिक डिजीज़ थी किसी को तो उसके अंदर भी सेम यही आ गए। क्या आता है उसके अंदर भी? उसके अंदर आता है अर्ली ऑनसेट एंड शॉर्ट ड्यूरेशन। अगर किसी को इलेक्ट्रोक्यूशन हुआ है, लाइटनिंग, या फिर स्टारवेशन हुई है, उसके अंदर भी सेम यही है, जल्दी यानी कि अपीयर होगा और फिर जल्दी ख़त्म हो जाएगा। मगर अगर हैंगिंग का केस है तो उसके अंदर इसका लेट ऑनसेट है एंड लॉन्ग ड्यूरेशन है। इसके बाद हमारे पास क्या आता है सेकंड पे इसके बाद यानी कि थर्ड पे हमारे पास क्या आता है? कंडीशन ऑफ द मसल्स, मसल कंडीशन। अगर मसल है स्ट्रॉन्ग, अगर मसल हमारे पास स्ट्रॉन्ग है तो जो उसके अंदर इसका यानी कि रिगर मोटर का ऑन सेट होगा वो क्या होगा? लेट होगा और लॉन्ग ड्यूरेशन होगा। अगर मसल हमारे पास वीक है तो उसका ऑन सेट क्या होगा? शॉर्ट होगा, अर्ली होगा एंड शॉर्ट ड्यूरेशन होगा। इससे हमारे पास जो सबसे लास्ट में आता है, जो मेन चीज़ इम्पेक्ट करती थी वो क्या करती होती है? एटमॉस्फेरिक कंडीशंस। इसके अंदर हमारे पास क्या होता है? अगर हमारे पास ड्राई या कूल एयर है, इन्वायरमेंट है, तो वहाँ पे इसका जो ऑन सेट होगा वो लेट होगा और लॉन्ग ड्यूरेशन होगी इसकी। इसके बाद अगर हमारे पास टेम्परेचर है वो कोल्ड है, यानी कि पानी कोल्ड वाटर के अंदर है, तो भी सेम यही होगा। सेम ऐसे ही यानी कि उसके अंदर रैपिड ऑनसेट हो गया। अगर पानी के अंदर है कोल्ड वाटर, रैपिड ऑनसेट बट लॉन्ग ड्यूरेशन। अगर ड्राई या कोल्ड कूल एयर थी तो लेट उसका ऑनसेट था और लॉन्ग ड्यूरेशन थी। मगर कोल्ड वाटर है तो उसके अंदर हमारे पास क्या है? रैपिड ऑनसेट है बट लॉन्ग ड्यूरेशन है। मगर हमारे पास वार्म इन्वायरमेंट है तो उसके अंदर इसका क्या हो जाएगा? अर्ली ऑनसेट है इसका और शॉर्ट ड्यूरेशन है। अब इसके बाद वो कौन सी कंडीशंस हैं जो कि रिगर मोर्टिस को स्टिमुलेट करती होती हैं, उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले नंबर में हमारे पास क्या आता है? हीट कोआगुलेंट्स आता होता है। दूसरे नंबर में हमारे पास कोई फ्रीजिंग आ जाता होता है। तीसरे नंबर में हमारे पास क्या आता है? पुट्रिफेक्शन आ जाता होता है। चौथे नंबर में हमारे पास क्या आता है? कैडेवरिक स्पैज़म। अब अगर कोई बॉडी है यानी कि उसको इतना लो टेम्परेचर पे उसको रखा गया है तो जो उसका रिगर मोर्टिस है वो कम हो जाएगा। मतलब कि यानी कि उसके ऊपर लेट ऑनसेट होगा, उसकी ड्यूरेशन भी लॉन्ग हो जाएगी। मगर अगर उसको हम यानी कि पहले उसको ठंडा करते हैं फिर उसको गर्म कर देते हैं, यानी कि किसी हॉट एनवायरनमेंट में उसको ले जाते हैं, तो वहाँ पे जो उसका यानी कि रिगर मोर्टिस होगा वो फिर फास्ट स्टार्ट हो जाएगा। इसको हम क्या कहते होते हैं? कोल्ड एंड हीट स्टिफनिंग। इसके बाद यानी कि हमारे पास क्या होता है? कैडेवरिक स्पेज। कैडेवरिक स्पेज क्या होता है? ये भी सेम ऐसे रिगर मोर्टिस की तरह होता है, मगर जो हमारे पास रिगर मोर्टिस है ये पोस्टमार्टम है, मगर जो कैडेवरिक स्पेज है क्या है हमारे पास? एंटीमार्टम है। उसके अलावा जो हमारे पास ये रिगर मोर्टिस थी ये दोनों मसल्स पे थे, चाहे वोलेंट्री हो या इनवोलेंट्री हो, मगर ये ओनली किस पे इम्पैक्ट करेगी? वोलेंट्री पे। वोलेंट्री मसल्स पे इसका इम्पैक्ट होगा। वो हमारे पास किस पे इम्पैक्ट करती थी? पूरी बॉडी के ऊपर इम्पैक्ट करती थी, पूरे जिस्म के ऊपर उसका यानी कि असर होता था। मगर जो इसका असर है वो किस पे होगा? ग्रुप ऑफ मसल्स होंगे, कोई एक ग्रुप ऑफ मसल होगा।
इसके बाद क्या होता है, ये होता किस वजह से है, यानी कि कोई भी लास्ट मूवमेंट होती है, कोई भी यानी कि कोई स्ट्रॉन्ग लास्ट मसल मूवमेंट होती है मरने से पहले की, ये उसको रिप्रेजेंट करता होता है। यानी कि ये किसको, ये कब इस्टेब्लिश होती है, हेल्प टू इस्टेब्लिश द मैनर ऑफ डेथ। अक्सर हम मूवीज़ में भी देखते हैं, कोई अगर इंसान अपना सुसाइड करता होता है, यानी कि फायर करता होता है अपने ब्रेन के ऊपर, तो जो पिस्टल वगैरह होती है, जो भी वेपन होती है होता है, तो उसके हाथ में ही रहता है। तो क्यों रहता है, कैर्डियक स्पैज्म की वजह से, यानी कि मसल्स रिलैक्स नहीं हो पाते और वो वेपन छुटता नहीं है हाथ से, उसके हाथ के साथ ही यानी कि वो क्लच हो जाता है। इसके बाद हमारे पास आता होता है जो रिगर मोर्टिस है, ये बाद में ख़त्म भी होता है, मगर ये सस्टेन फिर भी करता होता है। अगर हमें कैर्डियक स्पैज्म को ख़त्म करना है, तो इसके लिए हमें जो फोर्स है वो क्या चाहिए, स्ट्रॉन्ग चाहिए, वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स रिक्वायर्ड होती है इसको ख़त्म करने के लिए। मगर अगर मैं बात करूँ उसकी रिगर मोर्टिस की, तो उसके अंदर यानी कि उस मॉडरेट अगर फोर्स भी अप्लाई की जाती है तो वो ख़त्म हो सकती है। ये दोनों में डिफरेंस वाज़ेह करके लिखा हुआ है, रिगर मोर्टिस और कैर्डियक स्पैज्म। इसके कौन सा है, यानी कि पोस्टमार्टम है, ये एंटीमार्टम है, ये बोथ यानी कि वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री मसल्स पे इम्पैक्ट करता है इसका, यानी कि इसका इम्पैक्ट किसके ऊपर है, सिर्फ वॉलेंट्री मसल्स के ऊपर है। इसके अलावा हमारे पास क्या है, ये यानी कि तमाम मसल्स के ऊपर यानी कि एप्लीकेबल होगा रिगर मोर्टिस, ये सिर्फ और सिर्फ ओनली ग्रुप ऑफ मसल्स पे होगा, यानी कि जिस मसल्स का यानी कि लास्ट मूवमेंट हुई है ये उस पर इम्पैक्ट करेगा। ये ऑल अकर इन ऑल डेड बॉडीज़, मगर ये जो है ये कुछ डेड बॉडीज़ में होगा, यानी कि जो इमोशनली स्ट्रेस होंगे, जो मरने से पहले यानी कि कोई इमोशनली स्ट्रेस होते हैं, जो सुसाइड केसेस होते हैं, उसके अंदर ज़्यादा ये देखा जाता है। इसके बाद हमारे पास क्या आता है, इसको तोड़ने के लिए हमें मॉडरेट फोर्स रिक्वायर्ड होती है, इसके लिए वेरी हार्ड यानी कि फोर्स रिक्वायर्ड होती है। इसका कोई ताल्लुक नहीं है, मैन ऑफ डेथ से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, रिगर मोर्टिस से जबकि इसका ताल्लुक है। ये सारा कंप्लीट हो चुका है हमारे यहाँ से, थैनाटोलॉजी यहाँ से सारा कंप्लीट हो चुका है। प्रोफेसर एफ कैंपस, पोस्टमार्टम फिनोमिना, फॉलिंग ऑफ द बॉडी टेम्परेचर, हाइपोस्टेसिस एंड रिगर मोर्टिस। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हमारे पास क्या होगा, पुट्रीफैक्शन यानी कि डिकम्पोजिशन ऑफ द बॉडी।